तो हम पढ़ रहे हैं अभी हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन। तो ये भी हमारे कोलरा के जैसा क्या है, कर्व्ड है और ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, कर्व्ड एंड ग्राम नेगेटिव है किसकी तरह, कोलरा के जैसे ही। फिर ये स्टमक को कोलोनाइज करता है, हमें पता ही है, एंड पेप्टिक अल्सर भी ये कॉज करता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है। तो हम इसकी आते हैं पैथोजेनेसिस में। तो इसकी पैथोजेनेसिस जो है दो उसमें बेस्ड है कि एक तो ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा को कॉलोनाइज कर लेगा और दूसरा क्या है कि ये कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है इंड्यूस करता है। तो कॉलोनाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा करेगा तो इसमें उसकी 4 फैक्टर्स काम आता है इसके कि इस क्या कराने में, कॉलोनाइजेशन कराने में 4 फैक्टर्स। एक तो हो गई इसकी मोटिलिटी कि ये हमारा चलता फिरता आदमी है, तो ये हाईली मोटाइल है और इस वजह से ये विस्कस एनवायरनमेंट ऑफ म्यूकस लेयर में रहता है, सेफली रहता है, मतलब ठीक है। एक तो चलता फिरता आदमी है, तो हो गया मोटिलिटी। फिर हो गई इसकी एसिड रेजिस्टेंस कि पेट का एसिड इसको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। वो किस वजह से होता है, क्योंकि इसके पास होता है यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है इसके पास, यूरिएज एंजाइम, जो कि क्या करेगा, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करा के अमोनिया प्रोड्यूस कर देगा, जो कि बफर कर देगा गैस्ट्रिक एसिड को। ठीक है। फिर इसके बाद एमिडेज एल्जिनेज भी होता है, ठीक है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी सेम काम कर रहे हैं। अब एडेसेंस में क्या हो रहा है कि कुछ एच पाइलोरी के पास जाके क्या करेंगे, म्यूकोजल एपिथेलियम से बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये बाइंडिंग एडेशन वाले मॉलिक्यूल्स पे एक्सप्रेस करेंगे। कौन कौन से, एक तो ब्लड ग्रुप एंटीजन बाइंडिंग एडेशन ही है, और एक हमारा एडोरेंस एसोसिएटेड लाइपोप्रोटीन, कोई भी लाइपोप्रोटीन एडहेरेंस से एसोसिएट हो होगा। तो ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन, मतलब ब्लड ग्रुप एसोसिएटेड, मतलब एंटीजन बाइंडिंग एडेशन, और ब्लड ग्रुप एंटीजन से बाइंड करने वाला एडेशन जो कि लुइस ब्लड ग्रुप एंटीजन से बाइंड कर रहा है, और दूसरा हो गया कोई भी लाइपोप्रोटीन जो कि एडेशन से एसोसिएटेड है। तो ये हो गया। और फिर तीसरा चौथा क्या है, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कि जो पेट में जो उस पर स्ट्रेस वगैरह पड़ रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे इसको अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स जनरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम्स ओन मेटाबॉलिज्म एंड इन्फ्लेमेटरी डिफेंसेस ऑफ द होस्ट। तो जो होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म उस पर फ़र्क पड़ रहा है, या फिर बैक्टीरिया लंबे टाइम से रहेगा तो उसके मेटाबॉलिज्म से जो इफेक्ट इस पर पड़ना चाहिए था वो उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। तो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कॉलोनाइजेशन हो गया, इसके 4 फैक्टर्स थे। तो ये आते हैं हमारा, ये बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं, मार, MAAR। ठीक, तो ये मार कैसे है कि एक तो मोटिलिटी हो गया, मोटिलिटी में चलता फिरता आदमी है तो ये विस्कस रीजन ऑफ द स्टमक में रहेगा, जहाँ पे सेफ रहेगा। फिर ए से था कि ये एसिड रेजिस्टेंस है। एसिड रेजिस्टेंस कैसे है इसमें, कि ये यूरिएज एंजाइम होता है इसमें, जो कि NH3 की हाइड्रोलिसिस, मतलब यूरिया की हाइड्रोलिसिस करा के अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, और अमोनिया की प्रोड्यूस होने से क्या करेगा, बफर कर देगा गैस्ट्रिक एसिडिटी को, है ना। फिर दूसरा एक क्या है, एडेशन मॉलिक्यूल, मतलब कि ये चिपक सकता है, ये एपिथेलियम, गैस्ट्रिक एपिथेलियम से बाइंड कर लेगा। किस किस की मदद से, एक तो जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होगा उसी से बाइंड कर जाएगा, और दूसरा कोई भी लाइपोप्रोटीन हो गया, यानी एंटीजन एडेशन एसोसिएटेड लाइपोप्रोटीन हो गया। और दूसरा चौथा आर क्या है, आर है हमारा रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या है कि ये खुद डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि किससे बचा लेंगे, इससे बचा लेंगे हमारे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल से, जो कि बैक्टीरिया का खुद का मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज से बचा लेंगे। अब हम उसमें घुस गए, कॉलोनाइजेशन कर लिया हमने गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। अब हमें उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस करने हैं। तो उसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस इंड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब एक हो गया कागा और एक हो गया वाका। तो वाका एंड कागा। तो वैका तो क्या करेगा, वैक्यूल्स फॉर्म करेगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स कर दिया उसने इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स। और कागा क्या करेगा, वो होस्ट सेल की कुछ मेटाबॉलिज्म की कुछ एस्पेक्ट्स को चेंज करेगा।
जैसे कि सेल के साइटोस्केलेटल का रीअरेंजमेंट करा देगा, मॉर्फोलॉजी चेंज कर रहा है बेसिकली उसकी। फिर ये खुद प्रोटॉन को जीन्स जो है उनको एक्सप्रेस कर रहा है ना। और साथ में प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज़ करा रहा है फ्रॉम गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो हमने पैथोलॉजिकल चेंजेस में दो क्या पढ़े अभी, वाका और कागा। तो वाका वैक्यूल बना रहा था और कागा क्या कर रहा है, होस्ट की कुछ सेल में चेंजेस कर रहा है। तो साइटोस्केलेटल वाला मॉर्फोलॉजी के चेंजेस कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रोटॉन को जीन्स एक्सप्रेस करा रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। फिर है इसमें मॉलिकुलर मिमिक्री। मॉलिकुलर मिमिक्री में क्या है कि जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है, तो मॉलिकुलर मिमिक्री में क्या है कि जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ना, एच पाइलोरी का, किसके आइडेंटिकल होता है टू द लुईस ब्लड ग्रुप एंटीजन। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड एच पाइलोरी का किस जैसा है, लुईस ब्लड एंटीजन के जैसा है। तो इस वजह से क्या होगा, एक तो इम्यून टॉलरेंस डेवलप हो सकती है फॉर इट, एच पाइलोरी के लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाए, कि हमारी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट ही हमारी एंटीबॉडीज़ बन जाए, जो कि म्यूकोजल एपिटोप से रिएक्ट करेंगी और क्रॉनिक एक्टिव गैस्ट्राइटिस करेंगी। ठीक है, एक तो टॉलरेंस डेवलप हो गई कि सेल यार ये तो अपनी सेल ही है, इनको क्यों मारना है, तो इम्यून टॉलरेंस हो गई। अब बाकी क्या होने लगा, अरे ये तो अपनी सेल जैसी भी है, तो हमें पता ही नहीं कि अपनी सेल है या दूसरे की सेल है, इसको तो हमें मारना पड़ेगा, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो। फिर दूसरा क्या है, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड है जो हरामी है बेसिकली, क्योंकि ये क्या करा रहा है, ये इनहिबिट करा देता है ग्लाइकोसाइलेशन को, सल्फेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस। तो इस वजह से प्रोटेक्टिव फंक्शन को ये इम्पीड कर देगा एंड एपिथेलियल सरफेस की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी टू गैस्ट्रिक एसिडिटी, क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकस में ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पा रहा है, सल्फेशन नहीं हो पा रहा। अब होस्ट फैक्टर्स क्या है कि कुछ होस्ट में दिक्कत है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है क्या कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म्स है साइटोकाइन जीन्स के लिए, ठीक है, या फिर कुछ म्यूटेशंस वगैरह टोल लाइक रिसेप्टर्स, जो जीन जो कि कोड कर रही है टोल लाइक रिसेप्टर्स, उनमें कुछ पॉलीमॉर्फिज्म है, तो उन लोगों में ज़्यादा खतरा होगा गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का। और फिर होती है हमारी कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स कैसे हो गए कि स्मोकिंग और डाइट्स हाई इन सॉल्ट एंड प्रिजर्व्ड फूड्स, इन लोगों में हमें ज़्यादा इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, मतलब ज़्यादा हमें अल्सर्स और कैंसर का खतरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो वाका एंड कागा पढ़ा, फिर हमने मॉलिकुलर मिमिक्री पढ़ी, अल्टरेशन इन गैस्ट्रिक म्यूकस, होस्ट फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। तो ये हो गया हमारा माहिर और माहिर में हो गया हमारा वाका एंड कागा। ठीक है, वाका कागा तो हो गया। तो अब हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ते हैं। तो वो तो हमें पता ही है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा ये, है ना। एक्यूट गैस्ट्राइटिस कॉज करेगा ये, कि कहाँ है कॉज करेगा, मेनली एट्रम में करेगा, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन साइट होती है, कार्डियक जो है वो बच जाती है। एंट्रल गैस्ट्राइटिस, ड्यूओडेनल अल्सर्स, पैन गैस्ट्राइटिस, एडेनोमा और कार्सिनोमा स्टमक, इसमें वो कॉज कर सकता है। एंट्रल गैस्ट्राइटिस है तो वो ड्यूओडेनल अल्सर्स भी कॉज कर सकती है। पैनक्रेटाइटिस, पैन गैस्ट्राइटिस है, पूरे का इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो वो हमारा एडिनोकार्सिनोमा स्टमक करा सकता है। और बेसिकली पेप्टिक अल्सर का क्या मैकेनिज्म है कि जो हमारे टी सेल्स थे ना, हमारे सोमैटोस्टेटिन क्या होता है, हमारे टी सेल्स होते हैं। अब ये टी सेल्स जो है इनहिबिट हो गए, तो इससे टी सेल्स जो है हमारे इनहिबिट करते थे जी सेल को, है ना। जी सेल क्या निकालते थे, गैस्ट्रिन निकालते थे, जो कि एसिडिटी वगैरह बढ़ाता था और HCl बनाता था। तो क्या हुआ, टी सेल्स हमने इनहिबिट कर दी, ठीक है, डी सेल्स इनहिबिट हो गई, तो सोमैटोस्टेटिन है नहीं, तो गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और क्या होगा, ये एक बार 1 सेकेंड बुक से कर लेना कि क्या हो रहा है, हाँ, एच पाइलोरी की वजह से सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट हो गया,
गैस रिलीज बढ़ गया, और जो मील स्टिमुलेटेड एसिड सिक्रीशन होता था वो भी बढ़ गया, जिससे हमारा ड्यूडेनल अल्सर बढ़ गया और गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया ऑफ ड्यूडेनल म्यूकोसा बढ़ गया। इतना पार्ट था, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर पैन गैस्ट्राइटिस है, यानी कि सारी की सारी सेल्स हमारी इन्वॉल्व होंगी, तो अगर हम इसमें हमारी सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं तो वो HCl जो है वो हमारा कम हो गया, इस वजह से हमारी गैस्ट्रिक एट्रोफी हो गई, मेटाप्लास्टिक चेंजेस स्टार्ट होने लगे एपिथेलियल सेल। फिर हमारा डी सेल्स एट पाइलोरस इन्वॉल्व है सिर्फ, तो हमारा HCl बढ़ जाएगा, वो ड्यूडेनम में फ्लो करेगा और वो ड्यूडेनम अल्सर कॉज करेगा। अब तो HCl कम है तो मेटाप्लास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, और यहाँ पे HCl ज़्यादा है तो ड्यूडेनम अल्सर हो रहा है। फिर ये तो हम पढ़ लेंगे क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, एडेनोकार्सिनोमा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस पे। तो लैब डायग्नोसिस में दो है बेसिकली, एक इन्वेजिव है और एक नॉन इन्वेजिव है। तो हमारी इन्वेजिव वाली में क्या होता है, इसमें होती है हमारी एंडोस्कोपी गाइडेड मल्टीपल बायोप्सीज होगी, एंडोस्कोपी की मदद से करेंगे। तो इसमें हम हिस्टोपैथोलॉजी में हमें क्या देखेंगे, सिल्वर चीज़ देखेंगी, सिल्वर चीज़ नहीं देखेंगे, सिल्वर स्टेनिंग सी करेंगे। इसमें कौन सी करेंगे, वॉर्थन स्टारी सिल्वर स्टेनिंग, हमें स्टारी सिल्वर स्टेनिंग देखने को करेंगे इसमें। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, तो हमें पता है हमें क्या दिखेगा, कर्व्ड ग्राम नेगेटिव बैचलर दिखेंगे जो कि सीकर शेप के होंगे। कल्चर करोगे तो हमें स्करोस मीडिया दिखेगा चॉकलेट वाला, तो स्करो कर लो चूरोस जैसा साउंड करेगा, चूरोस में चूरोस एंड चॉकलेट, चूरोस डिप करके खाते हैं चॉकलेट अगर में, ठीक है। तो स्करोस मीडिया एंड चॉकलेट। आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना वही माल्टेट ऑफ कर लो या फिर यूरियस टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यूरियस टेस्ट क्या है, बायोप्सी यूरियस टेस्ट, कि अगर यूरियस एक्टिविटी की प्रेजेंस दिखाई दे गई तो यूजिंग ए ब्रॉथ कंटेन्स यूरिया एट पीएच इंडिकेटर, तो हमने बायोप्सी यूरियस टेस्ट कर लिया। बाकी नॉन इन्वेजिव में क्या है कि यूरिया ब्रेड टेस्ट होता है, एक C13 C14 वाला यूरिया हमने पेशेंट को दिया, और H पाइलोरी की फिर हम उसमें प्रेजेंस देख लेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा H पाइलोरी उसको नाच इसमें कन्वर्ट कर देगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, तब हमें फिर पता लग जाएगा कि हाँ भाई यूरियस तो उसमें है, क्योंकि जब हमने यूरिया दिया तो उसमें पेशेंट ने चेंज कर दिया दे दिया, क्योंकि यूरियस था उसमें। फिर फीकल एंटीजन अस्से करेंगे कि लाइव एंड डेड बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए, और एंटीबॉडी IgG डिटेक्शन कर सकते हैं ELISA के थ्रू। तो ये हमारा सिंपल सा था। ट्रीटमेंट में क्योंकि पेप्टिक अल्सर, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस इन सब के लिए करना है, तो हमारी वही थेरेपी होती है ना कि ओमेप्रोजोल देते थे, क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाल या ऑक्सीजन देते थे, तो बस वही करेंगे।